हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रासरण दाब एवं अवाष्पशील विलेय के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे मूल द्रव्यमान के मध्य। ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रासरण दाब के बारे में और विसरण के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ने के बाद अपने एक सूत्र व्युत्पन्न किया था। सूत्र आया था पाई v बराबर nRT। ठीक है, लास्ट में जो अपने डेरिवेशन पढ़ी थी उसका अंतिम सूत्र था पाई v बराबर nRT। ये पाई डिनोट करता है प्रासरण दाब को, v डिनोट करता है आयतन को, n विलेय के मोल, r गैस स्थिरांक, t है टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अपन आज पढ़ेंगे प्रासरण दाब एवं अवाष्पशील विलेय के मोल द्रव्यमान के मध्य संबंध पढ़ेंगे। जब आपका न्यूमेरिकल आएगा तो उस न्यूमेरिकल में आपको विलेय का अनुभार, विलेय का मोल द्रव्यमान एमबी पूछ जाएगा। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो देखो, जो आपके पास जो अंत में फॉर्मूला आया था उसको फॉलो करेंगे। अपने पास आया था nRT। ठीक है, इस v को अपन नीचे ले जाएंगे तो पाई बराबर n/v/RT। ठीक है, अब आप जानते हो सांता सूत्र क्या होता है। सांता होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या। ठीक है, तो मोल बटे आयतन, मोल बटे आयतन। ठीक है, तो हम इसको C लिख सकते हैं। तो सूत्र आएगा CRT। ये पहला फॉर्मूला है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपको विलेय की जो मात्रा मिलेगी वो मिलेगी सांद्रता में। ठीक है, यहाँ पर विलेय ग्राम मात्रा नहीं मिलेगी परसेंट में। जब आपको विलेय की मात्रा सांद्रता मिले, जैसे मोलरता मिले, तो आपको ये सूत्र लगाना है सांद्रता के लिए। ठीक है, लेकिन ग्राम मात्रा हो तो अपन सूत्र चेंज करेंगे। क्या होगा, तो देखो सामने अपने पास आया पाई बराबर CRT। ठीक है, अब आप C का सूत्र ओपन करोगे। हम जानते हैं कि C होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। अब मोल को ओपन करेंगे तो मोल का आप सूत्र जानते हो, विलेय की ग्राम मात्रा बटे विलेय का मोल द्रव्यमान इनटू विलयन का आयतन। ठीक है, तो पुट करेंगे, इसे बोलते हैं WB विलेय की मात्रा वेट, W विलेय, B द्रव्यमान MB इंटू V। ऐसा C का फॉर्मूला होता है C बराबर WB/MB इंटू R। अब पर इसी के स्थान पुट कर देंगे तो देखो C का मान रखने पर जो आपके पास अब जो फॉर्मूला आएगा वो आपके काम आएगा जब आपको विलेय की ग्राम मात्रा दी गई हो। तो ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो बराबर WB RT MB V। ये फॉर्मूला आपके पास आया है जो आपको लगाना है जब विलेय की ग्राम मात्रा दी गई हो तो। ठीक है, अब आपसे इस सूत्र में पाई का मान मिल सकता है, WB, T और B। MB पूछ जाएगा, R का मान फिक्स है, ये गैस स्थिरांक है 0.0821 लीटर ATM के इनवर्स मोल नंबर। ठीक है, अभी अपन यहाँ लिख देंगे कौन नोट कर रहा है। पहले आप इसको आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। पहले मैं रिपीट कर दूं, अपन आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रासरण दाब और अवाष्पशील विलेय के मोल द्रव्यमान के मध्य संबंध पढ़ रहे हैं। अपन ने पिछली क्लास में सूत्र व्युत्पन्न किया था पाई v बराबर nRT। अब यहाँ से अब v को जब आप इसके नीचे ले जाओगे n के नीचे तो बनेगा n/v जो होती है सांद्रता मोल बटे आयतन। तो पाई बराबर CRT पहला फॉर्मूला है जब आपको परसेंट में सांद्रता दी गई हो, मोलरता, नॉर्मलता या मोलरता। ठीक है, तो आप उसको लगाना ये वाला प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए। और आप जानते हो सांद्रता क्या होती है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो C बराबर विलेय की ग्राम मात्रा, मोल का सूत्र ओपन करेंगे, विलेय की ग्राम मात्रा बटे विलेय का अनुभार या मोल द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। विलेय B मात्रा W, WB/MB इंटू V। अब इस
सी के स्थान पर इसका मान लिखेंगे तो सूत्र आएगा प्रासन दाब बराबर WBRT अपॉन MBV। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने लिख लिया होगा। अब देखो सामने जो आपके पास फॉर्मूला है वो है WBRT अपॉन MBV। कौन किसको डिनोट कर रहा है अपन लिख देते हैं। WB बराबर अवाष्पशील विलेय की ग्राम मात्रा। ठीक है, MB अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान, V विलयन का आयतन, T है परम ताप, मतलब ताप को हमेशा आपको रखना केल्विन में, और लास्ट बच के R गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, इसका मान फिक्स है 0.0821 लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स, इसका मात्रक है। आपको मान याद रखना है 0.0821। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे अपन इक्वेशन लेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। जब भी आप किसी क्वेश्चन को हल करते हो तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इसमें क्या दिया है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के, अब आपको यूरिया का फॉर्मूला आना चाहिए NH2CONH2, यूरिया के M/10। बच्चों यहाँ पर M/10 ये सांद्रता है, M डिनोट करता है मोलरता को, तो आपको मान दिया सांद्रता का M/10 मतलब 1/10। M तो मात्रक है। सांद्रता वाले विलयन, ठीक है, का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, का प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब आपके पास प्रासरण दाब ज्ञात करने के दो सूत्र है, पाई बराबर CRT या WBRT अपॉन MBV। अब आपको मिलीग्राम मात्रा दी नहीं तो आपको सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। सांद्रता मिली तो आप सूत्र लगाओगे CRT। ठीक है, तो सूत्र लगाते हैं CRT वाला, CRT। ठीक है, दिया है C का मान दिया है M/10 मतलब 1/10। M तो इसका मात्रक है। T दिया है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 जोड़ेंगे तो आएगा 37। ठीक है, आगे R
होता है गैस कांस्टेंट लीटर एटीएम के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, सारे मान आपके पास है तो आप पुट कर सकते हो। ये मान केल्विन में, तो पाई बराबर C 1/10, आर का मान 0.0821 इंटू 310। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 300 केल्विन आएगा बच्चों, 300। ठीक है, तो इसको हल करेंगे अपन, तो 1/10 इंटू 821 पॉइंट हल करेंगे तो आएगा 4 जीरो जिन जाएंगे इंटू 300, तो आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 दिया 24 बट्टे 1000, 100 इंटू 10 1000 जाएंगे। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.46 ATM। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन था 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के M/10 सांद्रता वाले विलेन का प्राशन ताप ज्ञात कीजिए। सूत्र लगाएंगे पाई बराबर CRT, दिया है C बराबर M/10, T 27 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करेंगे, 273 जोड़ेंगे तो आएगा 300 केल्विन। R का मान फिक्स है 0.0821, सारे मान पुट कर देंगे, तो 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 300 हल करने पाएगा 2.46 ATM। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, जो प्राशन दाब आएगा उसका मान होगा 2.46 ATM। ठीक है, अब नोट कर लीजिए इसको। अपन आगे 3 टर्म्स पढ़ेंगे, समप्रासरी, अतिप्रासरी और अल्पप्रासरी। 3 पॉइंट पढ़ेंगे, अल्पप्रासरी विलयन, समप्रासरी विलयन और अतिप्रासरी विलयन। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, पीछे पूछा जाता है कई बार। इसे पूछा गया है कि अंगूर को अतिप्रासरी विलयन रखने पर क्या होगा, अंगूर को अतिप्रासरी विलयन में रखने पर क्या होगा। या फिर पूछ सकते हैं आरबीसी को अल्पप्रासरी विलयन रखने पर क्या हो जाएगा। ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बात तो आप पहले से पता है कि प्राशन दाब, प्राशन क्रिया में 2 प्रोसेस होते हैं, या तो सेल कोशिका फूल जाती है या कोशिका संकुचित हो जाती है। क्योंकि प्राशन क्रिया में विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से या तो कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं या कोशिका से बाहर आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा विलयन सांद्र है, सांद्रता कहाँ ज्यादा है, क्योंकि प्राशन क्रिया होती है कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, जो विसरण की रिवर्स होती है, विसरण होती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे अल्पप्रासरी, अतिप्रासरी, प्रासरी, तो आपको प्राशन की परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं स्टार्ट करता हूं। पहले प्रासरण, अपनी हेडिंग है प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, पहला है समप्रासरी, दूसरा है अल्पप्रासरी और तीसरा है अतिप्रासरी। ठीक है, ये 3 प्रकार के विलयन है प्राशन दाब के आधार पर, समप्रासरी, अल्पप्रासरी और अतिप्रासरी। ठीक है, पहले अपन तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। समप्रासरी, अल्पप्रासरी और अतिप्रासरी क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना आप। पहला तो है आपके पास समप्रासरी, दूसरा अपने पास है अल्पप्रासरी और तीसरा है लास्ट अतिप्रासरी। ठीक है, समप्रासरी से मतलब है सांद्रता बराबर है, इक्वल है। ठीक है, मतलब दाब दोनों इनका बराबर है।
ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं वे ऐसे विलयन का प्रारंभ दाब बराबर होता है, समान होता है। या दो विलयन के पास है, दो विलयन दोनों का प्रारंभ दाब समान है, दोनों विलयन में विलय की सांद्रता है दोनों इक्वल है, ठीक है, बराबर है। तो बोल सकते हैं समपराश्रय के लिए जो पहले विलयन का प्रारंभ दाब होगा वो दूसरे विलयन के प्रारंभ दाब के बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। आप जानते सूत्र है CRT होता है, RT का मान दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो C1 बराबर C2। मतलब समपराश्रय विलयन के लिए दोनों विलयन की सांद्रता बराबर होगी, दोनों विलयन की सांद्रता बराबर होगी, C1 बराबर C2, ठीक है। अब बात करें जैसे मान आपके पास कोई सेल है, ठीक है, ये इसको आप RBC समझ सकते हो। अब आपने इसको किसी पात्र में फिल रख दिया जिसमें भरा है विलयन, और ये दोनों इसके अंदर का विलयन और इसके अंदर का विलयन दोनों समपराश्रयी है, दोनों में विलय की सांद्रता बराबर है, सांद्रता इक्वल है, मतलब दोनों क्या है, समपराश्रयी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा ना तो RBC फूलेगी ना RBC संकुचित होगी, क्योंकि दोनों विलयन का जो प्रारंभ दाब है वो इक्वल है, क्योंकि सांद्रता समान है, सांद्रता समान है। जब सांद्रता समान है तो विलायक के अणु गति नहीं करेंगे, क्यों विलायक के अणु गति करते हैं निम्न सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। लेकिन यहाँ पर दोनों विलयनों का जो सांद्रता है, जो प्रारंभ दाब है, जो इक्वल है, इसलिए मूवमेंट नहीं होगा विलायक के अणुओं का, ठीक है। तो RBC ना तो फूलेगी ना संकुचित होगी। तो जब भी समपराश्रयी विलयन हो तो घटना पॉसिबल नहीं है, ना तो सेल फूलेगी ना सेल संकुचित होगी। अब बात करते अल्पप्राश्रयी। अल्प से मतलब है सांद्रता कम, अल्प मतलब कम, सांद्रता कम है, मतलब ये कम सांद्र विलयन है, ठीक है। तो प्रारंभ दाब भी कम होगा। एक बात सुनना ध्यान से, जिस विलयन में सांद्रता कम होगी उसका प्रारंभ दाब भी कम होगा, जिस विलयन में सांद्रता ज्यादा होगी अति प्रारंभ दाब भी अधिक होगा। तो अल्प से सिंपल मतलब है, इसे बोलते हैं इसमें हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और इसे बोलते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपो मतलब अल्प, मतलब यहाँ इसमें जो सांद्रता है विलय की वो है कम और जल के अणु है ज्यादा। इस विलयन में सांद्रता है कम, जल के अणु है ज्यादा, ठीक है। अब आप जब RBC को रखते हो अल्पप्राश्रयी विलयन में, किसमें, अल्पप्राश्रयी विलयन में। अब ध्यान सुनना, यहां पर सांद्रता कम है, मतलब जल के अणु ज्यादा है, विलायक ज्यादा है, विलय कम है। जबकि यहाँ पर सांद्रता ज्यादा है, जल के अणु कम है, ठीक है। अब बात करें क्या प्रक्रिया होगी, तो देखो हमेशा परासरण होता है निम्न सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। तो देखो बाहर वाले पात्र में सांद्रता कम है जबकि अंदर वाले पात्र में सांद्रता ज्यादा है, तो जो घटना होगी, जो विलायक के अणु गति करेंगे जल के, वो करेंगे कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर। तो ये जो बाहर वाला विलयन का जो जल के अणु है बाहर वाले विलयन में, वो RBC के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, मतलब RBC फूल जाएगी, ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अल्पप्राश्रयी विलयन में विलायक के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। जब भी किसी सेल को आप अल्पप्राश्रयी विलयन रखोगे तो हमेशा वो फूलेगी, ठीक है। जैसे प्रश्न पूछ लेते हैं मुनक्का, RBC, सूखे मटर, जब इनको अल्पप्राश्रयी विलयन रखा जाता है तो फूल जाते हैं, क्योंकि हमेशा प्राश्रय क्रिया होती है कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर। ये खुद बोल रहा है अल्पप्राश्रयी, सांद्रता कम है, तो जब आप RBC को रखते हो कम सांद्र विलयन में, कम सांद्र है तो जल के अणु यहाँ से अंदर प्रवेश कर जाएंगे, कि सांद्रता कम है लेकिन जल की मात्रा ज्यादा है। जबकि अंदर सांद्रता ज्यादा है, जल कम है, और जल की अणु गति करते हैं कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा।
जब भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप ध्यान से पढ़ोगे कि अल्पराशि है या अतिप्राश्री है। अल्पराशि में आप एक बात कंफर्म कर लेना, हमेशा कोशिका फूलती है। अगर विलन अल्पराशि है और जब आप उसमें किसी कोशिका को रखते हो तो हमेशा सेल फूलेगी। जबकि अतिप्राश्री में जब भी आप किसी सेल को रखोगे तो वह संकुचित होगी, संकुचित होगी। जैसे नाम से स्पष्ट, अति तो सांद्रता ज्यादा और जल का लेवल कम है। अति प्राश्री सांद्रता ज्यादा है, तो जब आप किसी अति प्राश्री विलयन में रखोगे किसी सेल को, अब ये जो बाहर अति प्राश्री विलयन है वहां पर सांद्रता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, और अंदर जो भरा है विलयन आरबीसी के अंदर उसमें सांद्रता कम है। अब प्राथमिक क्रिया होती है कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, तो कम यहाँ पर है ज्यादा यहाँ पर, तो विलायक के अणु बाहर मूवमेंट करेंगे, बाहर आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, संकुचित। ठीक है, पहले आप अंदर प्रवेश कर रहे थे, अब बाहर निकल रहे तो संकुचित हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं अति प्राश्री विलयन में विलायक के अणु कोशिका से बाहर निकल जाते हैं अर्थात कोशिका संकुचित हो जाती है। ठीक है, क्या इसमें प्रश्न पूछा गया है पक्के अंगूर या कच्चे आम को, पक्का अंगूर या कच्चे आम को जब आप रखोगे अति प्राश्री विलयन में तो क्या होगा, तो बोलना संकुचित हो जाएंगे। ठीक है, तो दो बातें कंफर्म है, अगर विलयन अल्पराश्री है तो कोशिका फूलेगी, अति प्राश्री है तो कोशिका संकुचित या सिकुड़ जाएगी। अति प्राश्री सांद्रता ज्यादा है और अल्पराश्री सांद्रता कम है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट कवर कर लिए। समप्राश्री में कोई घटना नहीं होगी, फिर दोनों विलयन की सांद्रता बराबर है। ठीक है, अल्पराश्री में एक विलयन की सांद्रता ज्यादा, एक की कम। ठीक है, तो हमेशा कोशिका फूलेगी और यहाँ पर कोशिका संकुचित होगी। ठीक है, अब एक बात पर नोट करेंगे, अल्पराश्री, अतिप्राश्री, समप्राश्री विलयन कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, 0.9% W/V NaCl का जो विलयन होता है, मतलब सांद्रता फिक्स कर रहा हूं, इस सांद्रता पर जो विलयन NaCl का वो होगा समप्राश्री। 0.9% W/V NaCl का जलीय विलयन होता है, समप्राश्री होता है। 0.9% की मात्रा होती है NaCl की 0.9 ग्राम। ठीक है, वो समप्राश्री विलयन बनाता है। ठीक है, अल्पराश्री में क्या होगा, जब NaCl की सांद्रता 0.9 से कम होगी और यहाँ पर जब सांद्रता 0.9% W/V से ज्यादा होगी। अल्प में कम होगी सांद्रता, अति में ज्यादा होगी, और समप्राश्री में ये होगा, समप्राश्री बोलते हैं 0.9% W/V NaCl के जलीय विलयन को। ठीक है, अब आगे इन तीनों की परिभाषा पढ़ेंगे वन बाय वन, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, परिभाषा पढ़ेंगे वन बाय वन। देखो, नंबर 1 समप्राश्री, बोलते हैं इसको आइसोटोनिक, आइसो में सम, टोनिक में प्राश्रण। ठीक है, समप्राश्री परिभाषा हो जाएगी, ऐसा विलयन ऐसे विलयन, दो विलयन जिनका प्राश्रण दाब बराबर होता है। ऐसे दो विलयन जिनका प्राश्रण दाब बराबर होता है
वह समप्रासरी होते हैं। समप्रासरी होते हैं, ठीक है। परिभाषा है, ऐसे दो विलयन जिनका प्रासन दाब बराबर होता है वह समप्रासरी होते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, एक इसमें एक स्टार लगा देता हूं। समप्रासरी विलयनों की, विलयनों, मैं दो की बात कर रहा हूं एक साथ, विलयनों में विलयनों की मोलर सांद्रताएं, मोलर सांद्रताएं भी बराबर होती है। मतलब प्राशन दाब बराबर है तो उनकी जो सांद्रता होगी वो भी बराबर होगी, ठीक है। विलायक अणु गति नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर दोनों का प्राशन दाब समान है तो दोनों की सांद्रता भी बराबर होगी, क्योंकि तुम जानते हो पाई होता है CRT। पहले विलन C1RT, दूसरे विलन C2RT। RT से RT दोनों तो सेम कट जाएगा तो C1 बराबर C2। मतलब दोनों विलन की सांद्रता होगी वो भी बराबर होगी क्योंकि प्राशन दाब बराबर है, ठीक है। तो पहला टॉपिक था समप्रासरी, ऐसे दो विलन जिनका प्राशन दाब बराबर होता है होते हैं समप्रासरी। समप्रासरी विलयनों की जो सांद्रता है वो भी बराबर होगी। और तीसरी बात है 0.9% W/V NaCl का जलीय विलयन समप्रासरी होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे अपन अल्प और अतिप्रासरी, ठीक है। और जब भी आप किसी कोशिका को समप्रासन रखोगे तो वो ना तो फूलेगी ना सिकुड़ेगी या संकुचित होगी, ठीक है। ठीक है। अगला है अल्पप्रासरी विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब पढ़ेंगे परिभाषा। बच्चों आपके पास दो विलयन है, दोनों का प्राशन दाब माना क्रमशः पाई 1 और पाई 2 है। तो यहाँ पर अल्पप्रासरी है तो एक का प्राशन दाब कम होगा, एक का ज्यादा होगा। जिसका कम होगा वो होगा अल्पप्रासरी, जिसका ज्यादा होगा वो होगा अतिप्रासरी। तो परिभाषा लिखेंगे दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में वह विलयन, मतलब दोनों का प्राशन दाब अलग अलग होना चाहिए तभी अल्प और अति आएगा। वह विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे की तुलना में कम होता है। अल्प मतलब कम होता है, अल्पप्रासरी विलयन कहलाता है। अल्पप्रासरी विलयन कहलाता है, ठीक है। अपन बोलेंगे पाई 1 बड़ा है पाई 2 से, ठीक है। तो दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्राशन दाब दूसरे की तुलना में कम होता है कहलाता है अल्पप्रासरी विलयन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तुलना में कम होता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखना है, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूँ, ठीक है। जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। उसके पहले एक विशेषता लिख लो आप, अल्पप्रासरी विलयन में विलायक के अणु मतलब जल के अणु
कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, हमेशा कोशिका के अंदर जाएंगे। कोशिका में अल्पप्रासी विलयन में विलायक के अणु कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, सूखे मटर कोमा मनक्का एवं आरबीसी को अल्पप्रासरी विलयन में रखने पर वह फूल जाते हैं। ठीक है, मैंने लिखा है अल्पप्रासरी विलयन में हमेशा जल के अणु उसका अंदर प्रवेश करेंगे। तो जब आप सूखे मटर को मुनक्का की बात करें, मुनक्का एवं आरबीसी को जब रखोगे तो जल अंदर प्रवेश करेगा, वो फूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, लास्ट है अतिप्रासरी विलयन। ठीक है, वो उसका रिवर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना आगे चलते हैं। अपना लास्ट पॉइंट अतिप्रासरी विलयन। ठीक है, अतिप्रासरी विलयन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। परिभाषा पढ़ेंगे, दो भिन्न प्रासरण दाब वाले विलयनों में वह विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरी तुलना में अधिक होता है, जो कहलाते हैं अतिप्रासरी विलयन। ठीक है, अतिप्रासरी विलयन कहलाता है। आगे बात करें, क्या होता है, तो पाई1 बड़ा है पाई2 से। ठीक है, इसमें लिखेंगे अपन, वहां लिखा था फूल जाती है, लेकिन संकुच जाती है। जब भी आप किसी कोशिका को डालोगे या रखोगे अतिप्रासरी में, तो वह संकुचित हो जाती है। तो अतिप्रासरी विलयन में कोशिका में विलायक के अणु कोशिका में प्रवेश नहीं, कोशिका से बाहर आ जाता है। ठीक है, वहां प्रवेश कर रहा था अंदर, इसलिए फूल जाते थे। या बाहर निकल रहा तो आएगा संकुचित हो जाते हैं, कोशिका से बाहर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं, पके अंगूर एवं कच्चे आम को अतिप्रासरी विलयन में रखने पर वह संकुचित हो जाते हैं।
कि अंगूर या कच्चे आम को जब आप रखोगे अति प्रासी विलयन में तो संकुचित हो जाते हैं। ठीक है, एक को लिख लो आरबीसी के लिए। आरबीसी को आप दोनों पूछ सकते हैं, अल्प भी अति भी, तो ध्यान रखना अल्प में प्रवेश करता है, अति में बाहर निकलता है। को अति प्रासरी विलयन में रखने पर वह सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम परासरण, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, ये परासरण का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद परासरण खत्म हो जाएगा। और जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक, वो टॉपिक आपके काम आता है जब भी आपको कठोर जल को शुद्ध करना हो या समुद्री जल को विलवणीकरण करना हो, लवण हटाने हो, तो यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, रिवर्स ऑस्मो आरओ अपन यूज करते हैं पर आरओ, पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक। व्युत्क्रम परासरण या प्रतिलोम परासरण। बोलते हैं इंग्लिश में रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, हम नाम से स्पष्ट है व्युत्क्रम परासरण, तो यहाँ पर जो क्रिया होगी वो परासरण की विपरीत होगी। ठीक है, तो पर परिभाषा पढ़ेंगे, विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब, विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम दाब जिससे परासरण क्रिया विपरीत हो जाती है। ठीक है, जब भी अपन दाब लगाएंगे तो अगर दाब का मान ज्यादा हो जाएगा तो क्रिया परासरण की विपरीत हो जाएगी। ठीक है, यदि विलयन पर अधिक बाह्य दाब लगा दिया जाए तो परासरण क्रिया विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ेंगे, वह न्यूनतम दाब ऐसे लिखो आप, यदि विलयन पर अधिक बाह्य दाब लगा दिया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। ठीक है, यदि विलयन पर अधिक बाह्य दाब लगा दिया जाए तो परासरण क्रिया विपरीत हो जाती है। मतलब परासरण में विलय के अणु गति करते हैं कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, जबकि यहाँ पर जब क्रिया विपरीत हो जाएगी तो जो विलय के अणु गति करेंगे वो करेंगे अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर, अर्थात विलय के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से निम्न सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से गुजरना, ठीक है, कहलाता है व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि विलयन पर अधिक बाह्य दाब लगा दिया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, अर्थात विलय के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से निम्न सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से गुजरना।
ठीक है। दो परिभाषा अर्थात विलायक के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से निम्न सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में गुजरना कहलाता है व्युत्क्रम परासरण। क्या आप इसको ऐसे कर सकते हो, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, ठीक है। यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब, ठीक है, लगा दिया जाए तो परासरण क्रिया विपरीत हो जाती है। नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो जो क्रिया विपरीत हो जाएगी, ठीक है। अब इसका उपयोग कहां करते हैं? उपयोग समुद्री जल या कठोर जल को अगर शुद्ध करना हो तो यूज करते हैं इस क्रिया को। अपन लिखेंगे समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध से मतलब विलवणीकरण, लवणों को हटाने के लिए, शुद्ध करने के लिए व्युत्क्रम परासरण का उपयोग किया जाता है। व्युत्क्रम परासरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी आपको कठोर जल या समुद्री जल को शुद्ध करना हो, प्यूरिफाई करना हो, मतलब उनमें उपस्थित लवणों को हटाना हो, तो अपन क्रिया करते हैं व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो परासरण की विपरीत होती है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूं। परिभाषा होगी, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो परासरण क्रिया विपरीत हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, अर्थात विलायक के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से निम्न सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से गुजरना कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये दो घटनाएं जहां पर यूज करते हैं व्युत्क्रम परासरण का, समुद्री जल और कठोर जल को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट।